अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो दो लाइंस इंटरसेक्ट जब करती हैं तो हम ये बोल देते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इस चीज को अगर प्रूव करना है तो किस तरह से प्रूव करेंगे देखिए। इसका प्रूफ देखिएगा। लेट देयर बी टू लाइंस, let there be two lines AB and CD. तो ये बीच का जो पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया O। ठीक, let there be two lines AB and CD and let angle AOD and let angle AOD is equal to theta। AOD is equal to theta। मान लीजिए ये दे रखा है हमको एंगल AOD is equal to theta। तो अब हम क्या करेंगे, हम वैसे तो बोल देते हैं कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं एंगल्स। ठीक है, लेकिन इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे देखिएगा। मैं कहूंगा एंगल AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOD। एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये दोनों के दोनों का एंगल्स जो है इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा क्योंकि AB इज अ स्ट्रेट लाइन और ये लीनियर पेयर बन जाएगा। समझ गए? बताओ समझ गए? एंगल AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर। और एंगल AOD क्या था, थीटा, प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा क्या करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, अब मैं बात करूंगा इसकी कि ये जो CD है, CD भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल BOD प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा बिकॉज CD इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। ये भी लीनियर पे हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका भी यही है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल BOD की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 180 डिग्री माइनस थीटा। लिखो यहाँ पर BOD की वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BOD की वैल्यू जो मैंने लिखी 180 माइनस थीटा, कहां से लिखी? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब इधर भी प्लस का 180 डिग्री, इधर भी प्लस का 180 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। एंगल BOC इज इक्वल टू थीटा हो गया। बताओ समझ गए कि नहीं? Yes, इतना sir. समझ आ गया इंदर? Yes, sir. तो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो था हमारा ये बीच वाला पॉइंट, बेटा इसको हमने बोल दिया था O। इसको हमने बोल दिया था बीच वाले पॉइंट को O। तो एंगल AOD ये भी थीटा है और एंगल BOC ये वाला एंगल भी थीटा आ गया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आप देखिएगा, अब मैं ये कहूंगा जब मेरा ये वाला एंगल थीटा आ गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल COB प्लस एंगल COA।
एंगल COB प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल COB ये कितना है, थीटा, लिखिएगा यहाँ पर थीटा, प्लस एंगल COA, एंगल COA ये मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और एंगल COA कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। और आप देखो ये जो BOD था ना, BOD ये भी 180 माइनस थीटा आ गया और COA भी 180 माइनस थीटा आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BOD और रीजन में लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। Hence we can say that vertically opposite angles are equal। बताइए क्लियर है सभी को? सभी Yes, को sir. समझ में आ गया? बताओ दिव्यांशी क्लियर है? आदित्य, Yes, sir. इंदर, न्यासा, प्राजक्ता, योग, बताइए सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। और बताओ बेटा, और कौन सा पूछ रहे थे? और कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को कहीं पर भी? Sir, page 105, 6.7. Page 105, 6.7. The sum of the angles of a triangle is 180 degree। ठीक है, एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम 180 डिग्री, ये चीज प्रूव करनी है। बस एक मिनट रुक जाइए, अभी बता रहा हूँ। पेज नंबर 105 पर हमको ये देखना है कि जो ये थ्योरम दे रखी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की, तो 180 डिग्री होता है एंगल, ये बताना है, जरा देखते हैं कैसे करते हैं। नंबर 105, theorem number 6.7, the sum of the angles of a triangle is 180 degree। The sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री, ये चीज प्रूव करना है। अब इसमें देखिएगा हम ये करेंगे कि ये ट्रायंगल हो गया ए, मतलब ये ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर, इस वाले एंगल को मान लीजिए एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2 और इसको मान लीजिए एंगल 3। In triangle ABC we have to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री, ये चीज प्रूव करनी है। तो
अब जरा देखो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये बीसी है ना, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन let us draw a line parallel to BC which passes through कैपिटल A। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल है और A से पास हो रही है। Let us draw a line L बोल दीजिए बेटा, इस लाइन को ना L बोल दीजिए, L। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए जब मैंने ये जानबूझकर मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, किस लिए करी है आप देखो, जब ये पैरेलल लाइन हो गई तो ये वाला एंगल अगर एंगल 2 है तो ये वाला एंगल भी एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी एंगल 2 हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि इस लाइन को आप बोल दीजिए चलिए पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, तो मैं बोलूंगा एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों ही, क्योंकि ये भी एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 हो गया। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन में ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताइए समझ में तो आ रहा है ना सभी को? समझ गए? इसको मैं बोल दूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, एंगल बी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी। इसी तरह से एंगल सी ए क्यू, ये भी कितना हो जाएगा, जब ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 हो जाएगा। तो एंगल सी ए क्यू, एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो अब देखो कि ये जो तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं, ये तीनों के तीनों एंगल से एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। और जब तीन तीन एंगल हो, 4 हो, 5 हो या 10 एंगल हो, जब सारे एंगल्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? बताइए। ये कहेंगे Yes, sir. एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स at a point on a straight line। अगर एक स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पर 10 एंगल भी बन रहे होते हैं तो उन सभी के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये देख लीजिए कि मान लो कि ये एक लाइन बन रही है और ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 2 और एंगल 2 में आपने इस पूरे एंगल को ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, लीनियर पेयर, है ना? तो वही वाला फंडा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये सारे के सारे 180 डिग्री हो गए। ये हो गया प्रूफ। बताइए जी, समझ में आ गया ना? मुझे यही चीज प्रूव Yes, करनी sir. थी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये चीज हो गई प्रूफ। और बताइए।
सर पेज 104 में क्वेश्चन 6। पेज नंबर 104 पर क्वेश्चन नंबर 6 ये लाइन से एंगल्स का है। ठीक है, अभी देखते हैं। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मेरी वीडियो पॉज होगी। हाँ जी, देखिए जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है एक फिगर दे रखी है। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other and incident ray AB strikes the mirror PQ। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, देखिएगा। अब इसमें एक रे है AB, दूसरी है BC, तीसरी है CD। और देखो ये ना दो मिरर्स हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं मिरर्स। तो इसलिए इस तरह से रखे हुए हैं, यहाँ पर ये वाला मिरर है PQ और ये वाला मिरर है RS। PQ RS, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रहा है इसने यहाँ पर ऐसे। ये है A, ये है B, ये B है ना। दूसरी जब ये AB ने यहाँ पर स्ट्राइक करा तो ये मिरर है, तो ये मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होगी और ये यहाँ पर ऐसे आएगी AB। और फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट है बेटा C, है ना, BC। अब BC यहाँ पर ऐसे टकराई और टकराने के बाद में फिर ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो सरफेस है ये भी एक मिरर है ना, तो ये टकरा के ऐसे जाएगी। ये हो गया CD। ठीक है, अब जरा देखिएगा। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C, and again reflects back along CD. Prove that, मुझे प्रूव करना है कि AB और CD ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। To prove AB is parallel to CD, ये चीज प्रूव करनी है कि AB CD के पैरेलल है ना। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको प्रूव। यहाँ पर हम ना एक चीज देखेंगे कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने होंगे। यहाँ पर देखो कैसे। जब भी कभी मैं बात करता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन के लॉज ये होते हैं कि इंसिडेंट जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बनता है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। और नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल और जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पर ही होते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने कहा कि ये नॉर्मल है, और नॉर्मल का मतलब होता है बेटा कि ये यहाँ पर ना ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर ऐसे। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास आई। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक, और बेटा इसको बोल दीजिए आप आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और क्या बताऊं मैं आपको,
ए बी, जैसे ये है ना, इसको आप बोल दीजिए बी ई। ये जो नॉर्मल है, लेट द नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, उसी को मैथ्स में हम नॉर्मल बोल देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। लेट द नॉर्मल, यहाँ पर लिख दीजिए परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी। लेट द नॉर्मल एट पॉइंट बी 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 ई। इस लाइन को मैंने नॉर्मल मान लिया, बी ई को, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एंगल ए बी ई is equal to angle CBE मतलब एंगल I is equal to एंगल R। रीजन में क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। पहले बस इतना बता दीजिए, ये चीज क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सर देखिए, दोबारा बता दीजिए। दोबारा बताता हूँ। हमने ये कहा कि ये जो लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो यहाँ पर लाइट है, बल्कि मतलब लाइन ना बोलकर लाइट बोलो। लाइट क्या है? जैसे मान लीजिए हम एक टॉर्च लेकर खड़े हुए हैं, सोचिए कि ये टॉर्च है और ये आगे से यहाँ से एक ना लाइट की बीम निकल रही है। तो यहाँ से मैंने टॉर्च लेकर मैं खड़ा हो गया और यहाँ से एक लाइट की बीम निकल रही है, तो वो यहाँ पर टकराई। तो जो लाइट की बीम होती है, इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। तो ये यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि ये मिरर था, तो मिरर से टकराकर इसका रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे, बीसी। बीसी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो जब बीसी यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आने के बाद में बीसी इस मिरर से टकराई और टकराने पर फिर इसका ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया सीबी। तो ये जो मेरे को दे रखा है, इस तरह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो है मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप ये देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे कि जिस भी पॉइंट पर कोई रे ऑफ लाइट किसी मिरर पर टकराती है ना, उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। बताइए, इतना तो क्लियर है? तो ये जो बीई है ना, इस बीई को मैंने बोल दिया नॉर्मल, ठीक। तो ये जो बीई है, इस बीई के साथ ये जो इंसिडेंट रे है, ये बना रही है एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बीसी, इसके साथ नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रही है, ये है आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पहली चीज तो ये बताइए, इतना क्लियर है इंदर? यस सर। ठीक, अब इसके बाद अगला देखेंगे। अब देखिएगा, जब मैंने कहा कि अब लाइट यहाँ पर टकरा रही है पॉइंट सी पर, ये जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ना लाइट, ये पॉइंट सी पर टकरा रही है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल का मतलब ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको बोल दो ए बी सी, ए बी सी डी, इसको ई बोला, इसको बोल दो एफ। लेट द नॉर्मल, और नॉर्मल को हम क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एट पॉइंट कैपिटल सी बी सी एफ, बी सी एफ। तो अब एक चीज समझ में आ गई होगी, आप ये देखिएगा, जब ये लाइन और ये लाइन, ये बीई इस पर परपेंडिकुलर है, सीएफ भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो बीई एंड सीएफ आर पैरेलल टू ईच अदर। हम कहेंगे सिंस बीई एंड सीएफ बोथ आर perpendiculars between PQ and RS, PQ and RS। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में
हम दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो आपस में पैरेलल होती है, समझ गए? तो बीई एंड सीएफ बोथ आर परपेंडिकुलर्स बिटवीन पीक्यू एंड आरएस। तो ये जो बीई है और ये जो सीएफ है ये आपस में बेटा पैरेलल हो जाएंगी। मेरी बात इतनी समझ में आ गई? यस सर। अक्षर क्लियर है? यस सर। व्यासा, प्राजक्ता, यस ठीक है। तो देखिएगा कि हम कहेंगे बीई, देयरफॉर बीई इज पैरेलल टू सीएफ। बीई जो है वो सीएफ के पैरेलल हो गया। अब जब बीई सीएफ के पैरेलल हो गया तो हम ये कहेंगे कि एंगल ईबीसी को एंगल ईबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीएफ। ये भी आर हो जाएगा, ठीक है? ये आर हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एंगल बीसीएफ, ठीक है? इज इक्वल टू एंगल आर। रीजन में लिख दीजिए ऑल्टरनेट सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ई बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ। तो ये आर हो गया तो ये भी आर हो गया। इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब जब देखो ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी। और रीजन में क्या लिखिए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो ये वाला एंगल आर है तो बेटा इसको भी एंगल आर बोल दो, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मेरा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना? तो आप ये देखिएगा कि ये जो लाइट आ रही है बीसी, ये भी तो एक तरह से इस मिरर पर टकरा रही है। तो जब ये टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे। तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, दोनों इक्वल होते हैं। ये आर है तो ये भी आर है, जैसे यहाँ पर आई इज इक्वल टू आर लिया था हमने, ठीक है ना? तो अब हम ये देखेंगे, बताइए बेटा पहले ये बता दो ये समझ में आ गया कि नहीं? बताइए इतना यस समझ सर। गए? ठीक है। अब ये करने के बाद में हम ये देखेंगे कि एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल आर। और एंगल आई और एंगल आर ये दोनों इक्वल है, तो आप आई की जगह भी आर लिख दो, आर को आर ही रहने दो और आई की जगह आर लिख दीजिए। तो ये हो गया एंगल आर प्लस एंगल आर, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल आर, ठीक है? रीजन में लिख देंगे बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल एबीसी हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल आर। अब इसी तरीके से ये बी सी डी, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? आर प्लस आर टू आर। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आर प्लस एंगल आर। ये कितना हो गया बेटा? ये भी ट्वाइस ऑफ एंगल आर हो गया। तो जब मैं कहूंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो मैं ये कहूंगा ए बी और सी डी दे मस्ट बी पैरेलल एंड बीसी इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। बताइए समझ गए? यस सर। एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी, angle ABC is equal to angle BCD is equal to twice of angle R. So they are acting as
alternate interior angles where AB is parallel to CD, where AB is parallel to CD. Proved. बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और बताइए बेटा। और सर बताइए। और कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? बताइए। अगर नहीं है तो फिर एक काम करते हैं कि फिर आज इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि और बच्चे भी कम है, आज सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आज रहने देते हैं। कल कोई नया चैप्टर शुरू कर देंगे, अगर आप कहते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स वो कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, मुझे सोचकर बता दीजिएगा, जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करना है मैथ्स का वो मुझे बता देना, और टेस्ट पेपर मैं कल बनाकर भेजूंगा, मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, सर मैं कल नहीं दे पाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं दिव्यांशी, जब